हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संदीप और आप देख रहे हो अल्ट्रा फिजिक्स। सो गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लिया था। ठीक है, उसमें हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया एंड देन डायरेक्शन फाइंड आउट किया। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने के पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ एंड मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है ये बेसिकली। एंड इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब मान लो कि मैंने आपको ना 20 रुपये दिए और 20 रुपये ना कुछ इस तरीके से दिए कि आपको उसका 20 रुपये जो अमाउंट है, ठीक है, डायरेक्ट नोट नहीं दिया, मैंने कॉइन्स के फॉर्म में दिए। तो उसमें कुछ 1 रुपये के कॉइन्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ 2 रुपये के भी कॉइन्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ 5 रुपये के भी कॉइन्स हैं एंड उसमें कुछ 10 रुपये के भी कॉइन्स हैं। ठीक है, तो मैंने इस 20 रुपये को कैसे लिखना है? ठीक है, इस 20 रुपये को जब मैं देखने मतलब जब मैं कॉइन्स को कलेक्ट करूँगा एंड उसमें देखूँगा 1 रुपये के कितने कॉइन्स है, 2 रुपये के कितने कॉइन्स है, ठीक है, एंड 5 रुपये के कितने कॉइन्स है। तो इस तरीके से मैं फाइंड आउट करने जाऊँगा। तो एंड जब टोटल निकालूंगा तो मुझे 20 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो 20 रुपीज़ को जब हम फाइंड आउट करने जाते तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास 3 रुपये जो थे ना वो 1 रुपये के कॉइन्स थे। तो 1 रुपये के जो कॉइन्स थे ना वो मेरे पास कितने थे? ये मेरे पास 3 थे, तो ये मैंने 3 हो गए। ठीक है, 2 रुपये का एक ही कॉइन्स था, ठीक है, और 5 रुपये का एक ही कॉइन्स था, ठीक है, और 10 रुपये का भी एक ही कॉइन्स था। तो इस सबको जोड़ दूंगा, ठीक है, सबको जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 20 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि उस कॉइन को ना सेपरेट कर दिया, मतलब पूरा जो मेरे पास 20 रुपये का पूरा मिक्सचर था कॉइन का, उसको हमने सेपरेट कर दिया कंपोनेंट में। 1 रुपये के, 2 रुपये के, 3 रुपये के, सॉरी 5 रुपये के एंड 10 रुपये के कंपोनेंट में सेपरेट कर दिया। ठीक है, सो मैं बोलूँगा ये जो 20 रुपीज़ है ना वो 1 रुपये से बना है, ये 2 रुपये से, 5 रुपये से एंड 10 रुपीज़ से बना। ठीक है, सो ये जो है ना ये सारे जो चीज़ें ना इनकी कंपोनेंट है। क्या चीज़ समझ में आ गई? ये सारे क्या कंपोनेंट है। तो जब हम किसी भी रुपीज़ को, ठीक है, उसके कंपोनेंट में ऐसे डिवाइड करते हैं तो इसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। आपको कॉइन का मिक्सचर दे देंगे, बोलेंगे कि 1 रुपये को सेपरेट करो, 5 रुपये को सेपरेट करो, 10 रुपये को सेपरेट करो, तो आप क्या कर रहे हो? रिजॉल्व कर रहे हो। ठीक है, उस कॉइन्स के जो पैसे हैं, ठीक है, उसको आप रिजॉल्व कर रहे हो। उसी तरीके से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि हमारे पास एक वेक्टर होता है जिसको हम क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिंपली क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो आप किसी भी गिवन वेक्टर का रिजोल्यूशन फाइंड आउट करना मतलब क्या होता है कि इसके कंपोनेंट को सिंपली क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको कंपोनेंट को जब हम फाइंड आउट करेंगे कि ये वेक्टर कितने और वेक्टर से बना है, ठीक है, तो वो वेक्टर्स बेसिकली हम जब फाइंड आउट कर लेंगे तो हम बोलेंगे कि हमने वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया। चलो इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो किसी भी वेक्टर को जब आप बताते हो ना तो उसके लिए आपको क्या एक कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए होता है। ठीक है, मतलब आपको एक सिस्टम चाहिए होता है जिसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। और भी सिस्टम होता है, स्फेरिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, लेकिन अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे? हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस ले लिया कुछ इस तरीके से, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस कुछ इस तरीके से ले लिया, ठीक है, और वाई एक्सिस कुछ यहाँ पे ऐसे ले लिया मैंने। ठीक है, सो ये वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको हम आई कैप बोलते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जे कैप बोलते हैं। ठीक है, यही मोस्टली यूज़ करते हैं हम। आप एक्स कैप भी लिख सकते हो, वाई कैप भी लिख सकते हो, लेकिन हम मोस्टली सबसे ज़्यादा यही यूज़ करते हैं। तो आई कैप एंड जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो आप जे का भी मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो आपको भी क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो ये मॉड मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमेशा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस वेक्टर को ड्रॉ कर लिया मैंने। सो मेरे पास एक वेक्टर आ गया। ठीक है, लेट मैं बोलता हूँ ये मेरा ओरिजिन है ओ। ये वेक्टर किसी पी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट मैंने बोला पी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये मेरा ओ पी हो जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा कौन सा वेक्टर हो गया? मेरा ओ पी वेक्टर हो गया। ठीक है, इसको हम ओ पी वेक्टर बोल सकते हैं ना।
और सिंपली लेट इसको हम क्या बोल लेते हैं, आर वेक्टर बोल लेते हैं। ठीक है, आर वेक्टर, लेट मैंने आर वेक्टर एज्यूम कर लिया। अब मैं क्या देखता हूँ, ये जो ओपी वेक्टर है ना वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। ठीक है, ये एंगल बना रहा है थीटा। सो मुझे ना इस पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे चलूंगा। ठीक है, और बाद में वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे चलूंगा। ये जो डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया, ठीक है, वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल किया है, बराबर ना। तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो मैं यहाँ पे ना एक वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये एक बड़ा वेक्टर हो गया। ठीक है, लेट मैं बोलता हूँ ये जो पॉइंट है इसको हम ए बोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ओ ए वेक्टर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओ ए वेक्टर, और ये जो वेक्टर है, ठीक है, इसको मैंने एक दूसरा वेक्टर बोल दिया, ये वाला वेक्टर, इसको मैंने बोल दिया ये मेरा ए पी वेक्टर है। ठीक है, ए पी जो वेक्टर है, ठीक है, ए पी जो वेक्टर है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक और ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, ऐसे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया ऐसे पैरेलल इक्वल मैग्नीट्यूड का। लेट इसको हम बी पॉइंट बोल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वेक्टर होगा वो ओ बी वेक्टर होगा। ठीक है, कौन सा वेक्टर, ये वाला वेक्टर। ओ बी जो वेक्टर होगा, ठीक है, वो ए पी वेक्टर के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल है, दोनों वेक्टर इक्वल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों का लेंथ इक्वल है। ठीक है, इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल है, तो दोनों सेम वेक्टर होगा। ठीक है, और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर को आप जो रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, किसी भी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, उसका मैग्नीट्यूड लिखते हो पहले। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखते हो और फिर क्या लिखते हो, उसका डायरेक्शन लिखते हो। तो डायरेक्शन आपको कौन बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है। तो यूनिट वेक्टर ऐसे लिखते हो आप किसी भी वेक्टर को। ठीक है, तो वेक्टर को लिखने जाने का जो रूल है, ठीक है, वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर मुझे ओ ए बताना है, ठीक है, ये ओ ए बताना, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो लेट मैं इसको बोल लेता हूँ ये मेरा जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, मैंने बोल दिया ये मेरा डिस्टेंस आर एक्स है। एक्स के अलॉन्ग है तो मैंने आर एक्स ले लिया। उसी तरीके से मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, मैं क्या बोलूँगा, इस जे को हम थोड़ा सा बाजू में कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस, ठीक है, ये मैंने बोल दिया ये जो डिस्टेंस है आर वाई है। ठीक है, आर वाई जो है वो मैग्नीट्यूड है, मतलब सिंपली डिस्टेंस है। क्या चीज़ समझ में आ गई? चलो, सो अगर मुझे ना ओ ए वेक्टर बताना है, मुझे ओ ए वेक्टर बताना, तो मैं क्या करूँगा, ओ ए वेक्टर को लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, ओ ए वेक्टर जो होगा, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर को लिखने का रूल क्या है, यहाँ पे देखो वेक्टर को लिखने का रूल क्या है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे ओ ए वेक्टर लिखा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इन द सेंस लेंथ, ये लेंथ है कितना मैंने बोला है वो आर एक्स है। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये आर एक्स वेक्टर हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा वो आई कैप होगा। ठीक है ना, इसका डायरेक्शन कौन बता रहा है, ओ ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या आई कैप के डायरेक्शन के साथ मैच हो रहा है। और आई कैप मेरा यूनिट वेक्टर है और होना भी यही चाहिए ना, मैग्नीट्यूड इनटू क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आई कैप ले लिया। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? लेट इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल लेते हैं। उसी तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा जो ओ बी वेक्टर होगा, ठीक है, ओ बी वेक्टर वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ये है आर वाई इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा है, जे कैप है। ठीक है, तो मैंने बोला ओ बी जो वेक्टर होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, आर वाई जो मैग्नीट्यूड होगा इंटू क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। ठीक है, लेट इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला ट्राइंगल में, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए पी में, ठीक है, सो देखो ये एक वेक्टर है, यहाँ से ये दूसरा वेक्टर है। पहला वेक्टर स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है, दूसरा वाला वेक्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला वेक्टर, पहले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरे वाले का एंडिंग पॉइंट। ठीक है, क्या चीज़ समझ में आ गई? सो इन ट्राइंगल हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए पी, ठीक है, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन। सो जब मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, ये पहला वेक्टर है, ठीक है, ये दूसरा वेक्टर है, पहले वाले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरे वाले वेक्टर का एंडिंग पॉइंट, तो ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा, ओपी वेक्टर जो होगा, ठीक है, ओपी जो वेक्टर होगा
वो किसके इक्वल होगा, ओ ए वेक्टर के प्लस ए पी वेक्टर, ठीक है, ये दूसरा वाला वेक्टर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए पी वेक्टर। लेकिन हमने क्या बोला, ए पी जो वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, ए पी जो वेक्टर है क्या मैं वो ओ बी वेक्टर के इक्वल लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि पैरेलल है और इक्वल मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंस जो ए पी वेक्टर है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ओ बी वेक्टर के इक्वल होगा। देयरफॉर ओ पी जो वेक्टर होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करके रखा है, ठीक है, हमने फाइंड आउट करके रखा है क्या, कि हमने ओ ए फाइंड आउट करके रखा है, ओ बी फाइंड आउट करके रखा है, ठीक है। इसको हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है। ओ ए वेक्टर की जगह पे क्या रखेंगे, आर एक्स इंटू आई कैप लिखेंगे, ठीक है, और ओ बी वेक्टर की जगह पे क्या रखेंगे, आर वाई इंटू जे कैप। दिस इज नथिंग बट व्हाट, ओ पी वेक्टर। अब ओ पी वेक्टर को आप देखो डायग्राम में, आपने ओ पी वेक्टर को कैसे बोला है, ओ पी जो वेक्टर है वो मेरा आर वेक्टर है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर वेक्टर जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आर एक्स इंटू आई कैप प्लस आर वाई इंटू क्या होगा, जे कैप, ठीक है। तो देखो ये आर वेक्टर जो है ना, ये इन दोनों वेक्टर से बना हुआ है, ठीक है। मतलब अगर ये आर वेक्टर है तो ये आर एक्स इंटू आई कैप आर वाई इंटू जे कैप क्या है, ये कंपोनेंट है, इनके क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है, क्या है, ये कंपोनेंट है। तो हमें वेक्टर का रिजोल्यूशन हमने क्या पढ़ा, इट इज़ नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ इट्स कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आर वेक्टर है, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करना मतलब समझे हमारा, दो पार्ट में हमने स्प्लिट कर दिया कि ये वाला पार्ट और ये एक वाला पार्ट। तो ये जो है ना, ये कंपोनेंट है, ठीक है, वेक्टर्स के कंपोनेंट है। क्या ये चीज़ समझ में आ गई, वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये कंपोनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या इनका मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकता हूँ, ऑफकोर्स ये आर एक्स मैग्नीट्यूड ही तो बता रहा है, आर वाई भी क्या है, उसका मैग्नीट्यूड ही है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, ये जो आर एक्स है आपका मैग्नीट्यूड है, तो और मुझे ये वाला साइड चाहिए ना, इस ट्राइंगल में मुझे ये वाला साइड चाहिए, और यहाँ पे एंगल है। तो अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, मुझे बाजू वाला साइड चाहिए, तो मैं कौन सा एंगल यूज़ करूँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, कॉस थीटा यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं कॉस थीटा यूज़ करता हूँ उस ट्राइंगल में, तो मैं क्या बोलूँगा नाउ, ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। सो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एडजेसेंट क्या है, ओ ए, हाइपोटेनस क्या है, ओ पी है, ठीक है। सो यहाँ पे ओ ए मेरा क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन हाइपोटेनस दैट इज ओ पी। देयरफॉर मेरा ओ ए क्या हो जाएगा, ठीक है, ओ ए क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ओ पी इंटू कॉस थीटा। सो ओ ए विल बी इक्वल टू, ओ पी क्या है मेरा, आर है ना, तो ये मेरा आर कॉस थीटा हो गया, एंड मेरा ओ ए क्या है, ये मेरा आर एक्स है, ठीक है। तो आर एक्स इज इक्वल टू वॉट, आर कॉस थीटा। सो हमने, ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। लेट इसको क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली मैं अगर साइन थीटा फाइंड आउट करने जाऊँ तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, ठीक है, अपोजिट अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनस, ठीक है। तो अपोजिट क्या है मेरा, ए पी, हाइपोटेनस क्या है, ओ पी। सो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट दैट इज ए पी, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस दैट इज ओ पी, ठीक है। देयरफॉर हमारा ए पी क्या हो जाएगा, ए पी विल बी इक्वल टू ओ पी साइन थीटा, ठीक है। ओ पी हमारा क्या है, आर है, ठीक है, ये साइन थीटा हो गया, और ए पी क्या है मेरा, आर वाई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आर वाई भी फाइंड आउट कर लिया, मतलब मैग्नीट्यूड सेकंड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो ये मेरी चीज़ आ गई, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास आर वेक्टर है, सिंपली यहाँ पे ऐसे मैंने आर वेक्टर ड्रॉ कर लिया, अगर वो एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है थीटा, तो जब आप इसको तोड़ोगे ना, तो ये वाला जो पार्ट आएगा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आएगा आर एक्स, वो क्या हो जाएगा, सिंपली आर कॉस थीटा आएगा, ठीक है। एंड दूसरा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आर वाई है ना, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल है, तो मैं आर वाई यहाँ पे लिख दूँ, मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। तो ये मेरा आर वाई जो होगा ना, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा, ठीक है, आर साइन थीटा के इक्वल आएगा, ठीक है।
तो आप वेक्टर को ऐसे लिखो या फिर इसको तोड़ के ना आप ऐसे लिखो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। मतलब अगर मैं सिंपली मैं बोलता हूँ कि मेरे पास दो वेक्टर है ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा एंड इनका डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ये आर साइन थीटा हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से कैसे है, परपेंडिकुलर है ना। तो जब आप एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हो ना तो उनको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना होता है, तो हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं। सो आर एक्स और आर वाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसके, आर के वेक्टर के। क्या ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये मेरा आर वेक्टर जो है ना, इसको हमने दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया, दैट इज आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। ये बार बार आपको 11th एंड 12th में जहाँ पे वेक्टर को कॉन्सेप्ट यूज होगा आपको ये देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लाइटली नहीं लेना है। चलो आगे चलते हैं हम। अगर मैं क्या करूँ, इस आर एक्स और आर वाई को मैं स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, इक्वेशन 3 एंड ये 4 हो जाएगा ना मेरा, ये इक्वेशन 4 है, 3 एंड 4, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ आर एक्स का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आर एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से इस वाले टर्म को स्क्वायर कर लेंगे, इस वाले टर्म को स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है। तो ऐड कर लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, मतलब ये आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है, साथ में मैंने कॉमन भी ले लिया। सो ब्रैकेट वाला टर्म देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये तो 1 होता है ना, तो ये हो गया मेरा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर हो गया। सो देयरफॉर मैं सिंपली क्या बोलूँगा, मेरा आर स्क्वायर जो होगा वो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। सो देयरफॉर मैं सिंपली क्या लिखूँ, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा आर का वैल्यू मिल गया, ठीक है। आर इज नथिंग बट व्हाट, मैग्नीट्यूड। आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। सो हमने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया उसके कंपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी एक वेक्टर दिया जाएगा, अगर आपको उसका कंपोनेंट पता है तो आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। क्या ये चीज़ समझ में आ गई। हम इसी वेक्टर का डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन इन द सेंस एंगल। आपको जब बोला जाएगा कि आप डायरेक्शन फाइंड आउट करो तो आप सिंपली क्या फाइंड आउट करोगे, एंगल फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा वेक्टर है। सो ये मेरा वेक्टर है एंड ये वेक्टर कुछ एंगल बना रहा है थीटा, यही थीटा मुझे निकालना है। तो मुझे सामने वाला साइड पता है और मुझे ये वाला साइड पता है। ये वाला साइड मतलब क्या, आर वाई, ठीक है। तो अगर मैं इसमें tan थीटा यूज़ करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या यूज़ करता हूँ, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट अपन क्या होता है, एडजेसेंट। तो ये मेरा अपोजिट, ठीक है, ये मेरा अपोजिट है और ये मेरा क्या है, एडजेसेंट, ठीक है। तो अपोजिट क्या है मेरा, अपोजिट जो होगा वो मेरा आर वाई होगा, ठीक है। एडजेसेंट क्या है मेरा, वो है मेरा आर एक्स है, ठीक है। तो देयरफॉर मुझे tan इनवर्स क्या मिलेगा, मतलब जब थीटा यहाँ पे मुझे छोड़ना तो उस साइड जाएगा, tan चला जाएगा, तो tan उस साइड जाता तो tan इनवर्स होता, ठीक है। तो tan इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा, ये आर वाई अपॉन आर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये थीटा मिलने वाला है। तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ओके। सो आपने बेसिकली एंगल फाइंड आउट कर लिया, ओके। सो यहाँ पे जो वेक्टर है ना, मैंने वो 2D प्लेन में लिया था, मैंने मतलब 2 डायमेंशन में लिया था, ठीक है। ये मेरा 2 डायमेंशनल है, लेकिन जब हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक है, तो इन 3 डायमेंशन
हमारा जो वेक्टर होता है ना उसको हम 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो जिस तरीके से मेरे पास आर एक्स था, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और वाई एक्स था अलॉन्ग, ठीक है, आर वाई था अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड उसी तरीके से एक और एक्सिस आ जाएगा जेड एक्सिस, क्या हो जाएगा आर जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जेड एक्सिस के भी कंपोनेंट आ जाएंगे। इस तरीके से आप उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज़ था ये। तो अगर मैं सिंपली बोलूँ, मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर है, लेट मैंने बोला पी वेक्टर है, उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, फिर मैंने लिखा -1k कैप। तो ये क्या है मेरा, ठीक है, ये उसके मैग्नीट्यूड है, कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड है, एंड ये सारे क्या कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसका अगर मुझे सिर्फ p का मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं क्या करूँगा, हर एक कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल के सम कर दूंगा। सो पहले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है 3 है, ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे का क्या है 2 है, ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरे का क्या है -1 है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली क्या मिलेगा, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता। तो ये क्या मिलेगा मुझे, √14 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। सो आई होप सबको ये समझ में आया होगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, सो जिसमें हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे एंड वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। तो नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो का वेट करिए, एंड मैं उसको जल्दी ही अपलोड करूँगा। चलो टारगेट करते हैं 15 लाइक का। अगर आपने इस वीडियो पे 15 लाइक दे दिया तो जैसे ही 15 लाइक कंप्लीट हो जाएगा मैं नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट कर दूंगा उसके अगले दिन, ठीक है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।